तत्परता का नियम लिख लिया था उसमें कुछ। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। पहला इसमें आता है तत्परता का नियम। यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब होता है तैयारी से। और पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि वुडवर्थ नामक विद्वान ने कहा था, जब एक व्यक्ति या प्राणी किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तत्परता बोलते हैं। और जब भी कोई प्राणी मानसिक रूप से तैयार होता है और फिर उस स्थिति में उसको काम करने का मौका या अवसर मिलता है तो वो निश्चित रूप से उस काम को करने में मन लगाता है। और जब काम करने में उसका मन लगता है तो परिणाम ये निकलता है कि वह उस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाता है, क्योंकि उसमें उसकी रुचि पैदा हो जाती है। और जब भी किसी प्राणी या व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति रुचि पैदा हो जाती है तो रुचि हमेशा सकारात्मक परिणामों को प्रदान करती है। इस तरह से किसी भी व्यक्ति या प्राणी में मानसिक तैयारी या तत्परता कार्यों को सफल बनाने में योगदान देती है। और रुचि का इसमें अपना महत्व होने से इसका उपनियम क्या है? रुचि का नियम है। यहाँ तक हमने बातचीत की और लिखा। अब बात आती है यहाँ से परीक्षा में आप लोगों को सीधे सीधे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया होगा कि ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा मुख्य नियम है, कौन सा गौण नियम है, कौन सा मुख्य नियम नहीं है। तो ये पहचान करना आपके लिए बड़ा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब कोई एप्लीकेशन वाला प्रश्न आएगा, अप्लाइड क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पर आप लोगों को दिए गए विचार या सेंटेंस को समझ कर के जवाब देना पड़ेगा। और जब हम किसी सेंटेंस को समझकर जवाब देते हैं तो हमारे अंदर वो समझ होनी चाहिए कि हम उसको लिंक कर पाएँ, किससे जोड़ पाएँ। एप्लीकेशन वाले क्वेश्चनों को हल करना बहुत आसान है। मतलब मैं ये कहता हूँ कि यदि साइकोलॉजी में आप ठीक से चीज़ों को पढ़ लेते हैं और सारे क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन वाले आते हैं तो आपके 100% क्वेश्चन सही होने के चांसेस होते हैं। लेकिन सारे क्वेश्चन तथ्यात्मक आते हैं तो उनमें बहुत सारे गलत होने की संभावनाएं होती है, क्योंकि तथ्य जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। वो आपको याद है तो आप जवाब दे पाएंगे, याद नहीं है तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब व्यवहारिक प्रश्न होते हैं तो व्यवहारिक प्रश्नों में आपकी समझ काम करती है, आपकी रीजनिंग काम करती है, और आप अपनी रीजनिंग, अपने तर्क के आधार पर सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं कुछ तार्किक बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है। और यही तार्किक बातें हैं दोस्तों जो आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने में योगदान देगी, या जिनके द्वारा आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या है वो तार्किक बातें और कैसे आप उनको समझ पाएंगे? यदि आपको दिए गए सेंटेंस में दो शब्द लिखे हुए मिल जाएं, एक शब्द है बाध्यता और एक शब्द है मजबूरी। एक शब्द है बाध्यता, दूसरा है मजबूरी। अगर किसी सेंटेंस में ऐसा लिखा हुआ मिल जाए और फिर ये पूछे कि यहाँ कौन सा नियम लागू होता है, तो आप बिना सोचे समझे लिख सकते हैं तत्परता का नियम लागू होता है। और यदि वहाँ पर तत्परता दिया हुआ नहीं है तो रुचि का नियम लागू होता है, क्योंकि तत्परता नहीं होगा तो विकल्प में क्या आएगा? रुचि का नियम आएगा, वो उसका उपनियम है। किस तरह से? जैसे घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, पानी पीने के लिए बाध्य
नहीं किया जा सकता। तो कौन सा शब्द आ रहा उसमें? बाध्यता। बालक को विद्यालय भेजा जा सकता है, पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कौन सा शब्द आ गया? मजबूरी। ड्राइवर को सीट पे बैठाया जा सकता है, वाहन चलाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मजदूर को काम पर भेजा जा सकता है, काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी को भोजन परोसा जा सकता है, उसे खाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कब तक? कब तक नहीं किया जा सकता? जब तक उसमें खाने के लिए रुचि नहीं हो, काम करने की रुचि नहीं हो, सीखने की रुचि नहीं हो। और जब ये नहीं है तो इसका मतलब उसमें क्या नहीं हो? तत्परता नहीं हो। क्या नहीं हो? यानी जब तक किसी भी कार्य व्यवहार के प्रति तत्परता नहीं है, तब तक किसी भी सूरत में वो कार्य व्यवहार होना संभव नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, यहाँ पर आपको जानने की आवश्यकता है कि यदि मजबूरी और बाध्यता शब्द किसी सेंटेंस में आ गया तो फाइनली उसका आंसर क्या होना है? तत्परता का नियम या रुचि का नियम। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्यवहारिक प्रश्नों में रटना कुछ नहीं है, समझना है कि क्या आने पर उसका आंसर क्या होगा। वरना एग्जाम्पल एक बार आ गया जरूरी थोड़ी दोबारा आए। घोड़े वाला एग्जाम्पल 2-3 बार आ गया, वो अलग मुद्दा है। वो इसलिए आ गया कि एक अच्छे राइटर की बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो टेक्स्ट बुक है उनकी बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ, तो एज इट इज़ उन्होंने 2-3 बार दे दिया। जबकि प्रश्न पत्र बनाने वाला उसकी जगह नया एग्जाम्पल भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। और आए भी है ना, बालक को स्कूल वाला एग्जाम्पल पूछा गया है, ड्राइवर को सीट वाला एग्जाम्पल पूछा गया है, खेत पर मजदूर काम करने गया और बाध्य नहीं कर सकते वो पूछा गया है, तो उन्होंने तो बनाए। तो ये तो अभी अपने सामने आ गए, इसके अलावा भी तो कुछ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में जो हथियार है सही उत्तर तक पहुंचने का, वो क्या है? इन दो शब्दों को ध्यान में रखना। ये दो शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। यस। अब इसके बाद में मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें दोनों शब्द ही नहीं है, तो क्या फिर भी इसका आंसर तत्परता हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है? तो बिल्कुल है। ये दोनों शब्द ही नहीं आए और फिर भी कोई सेंटेंस आ गया तो फिर तो समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि हमने तो ये समझा कि दो शब्द आ जाएंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों शब्द भी नहीं आया और फिर भी उसका आंसर तत्परता या रुचि है। तो ये कब होगा? ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी जब इसका आंसर ये होगा? तो देखिए, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें न तो बाध्यता शब्द आता न मजबूरी शब्द आता, लेकिन उनका भावात्मक रूप यदि हम देखें, भाव उनका समझें, तो बाध्यता और मजबूरी को ही दर्शाता है। किसको दर्शाता है? बाध्यता और मजबूरी को ही दर्शाता है। जैसे मैं अभी आपको क्लास में कहकर के जाता हूं, मैं आपको क्लास में कहकर के जाता हूं, क्या कहकर जाता हूं? जब तक मैं आऊंगा तब तक आपको पढ़ना है। बताइए, जब तक मैं आऊंगा तब तक आपको पढ़ना है। यहां मजबूरी और बाध्यता तो नहीं आया, नहीं आया ना। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, जो आपका एक टीचर है, इसलिए आप बाध्य हैं, आप मजबूर हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? कोई दूसरा कहेगा तो आप जरूरी नहीं है बाध्य हों, लेकिन मैं कह के जाऊंगा तो आपके मन में एक डर रहेगा, एक खौफ रहेगा। आपके माँ बाप आपको कहें ये काम मैं आऊं तब तक कर लेना, कहते हैं ना कई बार घर वाले, ये काम मैं आऊं तब तक। उन्होंने ये तो नहीं कहा बाध्य हो तो मजबूर हो, लेकिन फिर भी आप क्या हो गए? क्यों हो गए मजबूर? क्योंकि उसके भाव हमें मजबूर कर रहे हैं। तो तीसरी समझने वाली बात क्या है? वो दो शब्द नहीं आए तो उस सेंटेंस का भाव हमें मजबूर कर रहा हो। अभी 13 अप्रैल को एक प्रोग्राम है, जिस संस्था से मैं आया उनके मालिक के यहाँ पे, पता आपको
कौन उसके मालिक? हाँ, तो उनके कोई प्रोग्राम है 13 अप्रैल को, उन्होंने मुझे बोला कुछ भी हो तो मैं तो आना ही है। समझ में आ रही बात? कुछ भी हो तो मैं तो आना ही है। उन्होंने ये मुझे नहीं कहा तुम बाध्य हो, तुम मजबूर हो, लेकिन मुझे जाने के लिए वो भावनात्मक रूप से क्या कर रहे हैं? मजबूर या बाध्य कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी कोई बात आपको? मतलब आपका कोई मित्र आपको कहता है तुम ही नहीं आओगे तो कौन आएगा, कहते ना कई बार, तुम ही नहीं आओगे तो, इसका मतलब आप क्या हो गए? बाध्य हो गए। अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं मित्रों जहां पर बाध्यता और मजबूरी शब्द लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन वो लगते ऐसे हैं कि ये काम तो करना ही पड़ेगा, ये काम तो करना ही पड़ेगा। अभी तो पानी पी लो, अभी तो पानी पी लो, रास्ते में पता नहीं मिले कि नहीं मिले। कहां लिखा हुआ इसमें बाध्यता और वो? लेकिन आप पानी पीने के लिए क्या हैं? बाध्य। क्यों बाध्य बताओ? पता नहीं आगे मिलेगा नहीं तो फिर बहुत तेज प्यास लगेगी तो क्या करोगे? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? आ गई ना? तो ये जब भी आपको ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें बाध्यता या मजबूरी शब्द हो, या फिर भावनात्मक रूप से उसमें ऐसा अभिप्राय निकल रहा हो जो हमें बाध्य या मजबूर कर रहा हो, तो वो क्या है? क्या है? बाध्यता प्रकट करने वाला व्यवहार है और वहां पर तत्परता या रुचि का नियम लागू होगा। ठीक है। अब इसके बाद तीसरी बात देखिए, आपको ये बात समझ में आ गई है कि तत्परता और रुचि का संबंध क्या है, कैसे आप उनको पहचानेंगे। लेकिन इसके बाद भी एक पेच और है जो परीक्षा में आ गया तो आपको परेशान कर सकता है, और ऐसा हो चुका है। ग्रेड सेकंड की परीक्षा में ऐसा हुआ है। ग्रेड सेकंड की परीक्षा के पेपर्स यदि आप देखेंगे तो उसमें क्या पूछा उन्होंने? घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक बार तो ये प्रश्न 2011 में पहली बार पूछा गया, तब उसमें अलग अलग विकल्प नहीं आए, एक ही विकल्प आ गया, तत्परता का नियम। लेकिन जब इसी प्रश्न को रिपीट किया गया फिर ग्रेड सेकंड में, तब उसमें दो विकल्प आ गए, एक तत्परता, दूसरा रुचि। फंस गए ना? अभी तो हम बात कर रहे तो दोनों में से एक आएगा वो हमारा आंसर होगा, लेकिन दोनों आ गए तो क्या होगा? हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो हम ये सोचेंगे कि प्रश्न डिलीट हो जाएगा, और एक ये सोचेंगे कि दोनों में से कोई एक उत्तर करना होगा। तो डिलीट हो जाएगा ये सोचने वाले लोग ज्यादा हैं, क्योंकि उनको लग रहा दो दो उत्तर आ गए तो एक तो हटाना ही पड़ेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कभी डिलीट नहीं होगा, न पहले हुआ है। इन दोनों में भी अंतर है। अगर दोनों साथ साथ आ जाएं तो फिर आपको कौन सा उत्तर चुनना पड़ेगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, आपको उसका जवाब देना है। आप इस उम्र में मान लीजिए ग्रेड सेकंड बन जाते हैं, ग्रेड थर्ड बन जाते हैं, ग्रेड फर्स्ट बन जाते हैं, वहाँ तक तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप एक परीक्षा को पास करने के बाद जब आप शिक्षक बने और कुछ दिनों बाद प्रमोट होकर के आप वहाँ के प्रिंसिपल बन गए। क्या बन गए? प्रिंसिपल। आपकी उम्र प्रिंसिपल बनते बनते मात्र 30 साल है। क्या पॉसिबिलिटी है 30 साल में कोई प्रिंसिपल बन जाए? है क्या? 100% है। अगर आप 21 ईयर के हैं, कितने साल के, और ग्रेड फर्स्ट में आपका चयन हो गया, व्याख्याता बन गए, तो 9 साल के बाद आपका प्रमोशन संभाव्य है कि आप प्रिंसिपल हो जाएंगे। तो 30 साल में बन सकता ना?
अब 30 साल में कोई प्रिंसिपल बन गया, आप में से कोई हैं जो प्रिंसिपल बन गया, आप जिस स्कूल में प्रिंसिपल हैं उसी स्कूल में एक 55 ईयर्स ओल्ड 55 साल का व्यक्ति पियोन है। कितने साल का? आपसे कितने साल बड़ा? 25 साल बड़ा पियोन है। अब आप देखिए, आप जहां जिस सीट पर बैठे हुए हैं उससे 5 फीट की दूरी पर पानी रखा हुआ है पीने का, और जो पियोन जो होता है वो प्रिंसिपल चैम्बर के बाहर उसकी चेयर होती है, वहाँ पर वो बैठा रहता है। कभी भी प्रिंसिपल किसी काम से बुला ले तो वो तत्पर रहता है। वो जिस जगह बैठा हुआ वहाँ से पानी की दूरी है 10 फीट। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप 5 फीट की दूरी पे हैं, आप प्रिंसिपल हैं, वो 10 फीट की दूरी पर है, आपको पानी पीना है। आपको क्या करना है बताइए? ऐसी सिचुएशन में, सिचुएशन आपने समझ ली ना, आप मात्र कितने हैं? 30 साल के हैं, 30 ईयर्स ओल्ड। आपका पियोन 55 ईयर्स ओल्ड। पानी आपके ज़्यादा नज़दीक, पियोन से ज़्यादा दूर। आपको पानी पीना है। आप खुद से जाके पानी पीने वाले हैं या पियोन से मंगवाने वाले हैं? तो सबसे पहले तो वो लोग खड़े हाथ करें जो पियोन से मंगवाने वाले हैं, कि हम पियोन से मंगवा के पिएंगे। 4-5 खुद से पीने वाले, बाकी सब वो जो खुद से पीने वाले हैं। अब खुद से पीने वालों का ये उत्तर गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि पियोन आपकी सेवा के लिए है। किसके लिए? आपकी वहां पर उम्र नहीं देखी जाएगी, उम्र से कोई लेना देना नहीं है, वहां आपकी पोस्ट बड़ी है। पियोन 55 की जगह 60 साल का भी हो गया है, 2 दिन बाद रिटायरमेंट है, तो भी वो आपकी सेवा के लिए ही तत्पर रहेगा। और यदि आप खुद से जाके पानी पीते हैं, एक मानवता के दृष्टिकोण से उचित हो सकता है, लेकिन पोस्ट की गरिमा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। पोस्ट की गरिमा के अनुसार तो क्या करना पड़ेगा? पियोन को ही आकर के आपको पानी पिलाना होगा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये हुआ कि बड़े और छोटे पद के 2 लोग एक साथ होते हैं तो पहले काम किसको करना पड़ता है? छोटे पद वाले को। किसको करना होता है? पहले किसी कागज को तैयार एक एलडीसी यूडीसी या क्लर्क करता है, उसके बाद उसको कौन आगे बढ़ाता है? अधिकारी बढ़ाता है। शुरुआत कहां से होती है? यूपी का पिछले 1 साल 1.5 साल पहले एक बड़ा एग्जाम्पल आपने सुना होगा। वहाँ के एक पुलिस थाने में सर्किल इंस्पेक्टर बेटा था और कांस्टेबल पिता था। एक ही थाने में पिता क्या था? कांस्टेबल। सर्किल इंस्पेक्टर कौन था? बेटा। जब बेटा आता था तो पिता खड़ा होकर सैल्यूट करता था, जबकि घर में तो जूते भी मारता होगा, हाँ या नहीं? ऐसा क्यों होता था? वहां पे पद की गरिमा है। पिता होगा अलग बात है, लेकिन सीआई के दृष्टिकोण से उसने कई बार आदेश भी दिया होगा कि आपको चौराहे पे खड़ा होना है, हाँ या नहीं? इसका मतलब हम यहां समझ जाएं कि जब भी दोनों नियम एक साथ आएंगे तो पहले कौन सा काम करेगा? उपनियम काम करेगा। उपनियम क्या है? छोटा है। तो अगर प्रश्न के अंदर विकल्प दोनों आ गए, तत्परता का नियम भी आ गया और रुचि का भी आ गया, तो आपका आंसर क्या सही होगा? रुचि का नियम सही होगा। वो नहीं आएगा तो फिर किसका होगा? तत्परता का सही होगा। दोनों में से कोई अकेला आएगा तो चिंता है ही नहीं, वो ही हो जाएगा। ये चीजें सिर्फ समझने की है, ये कहीं लिखने की नहीं है। आपके माइंड में ये होना चाहिए, आपका माइंड मेकअप होना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी रटंत विद्या नहीं है।
साइकोलॉजी समझने का विषय है। जिसने भी इसको रटंत विद्या समझ करके रटाया, या तो खुद ने रटा या फिर अपने बच्चों को रटाया, न खुद का भला हुआ न बच्चों का भला हुआ। इसलिए रटना नहीं है तुमको, हर चीज़ समझनी है। आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। अभी तक हमारा पूरा यूनिट जो चल रहा था, पहला यूनिट, वो तथ्यात्मक था। निश्चित आंकड़े और परिभाषाएं और तथ्य थे जो हमें रटने जरूरी थे, जिनको रटने के सिवाय कोई उपाय हमारे पास है ही नहीं। लेकिन अब आगे की सारी चीज़ें क्या हैं, समझने की है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई। ये बार बार नहीं बोलूँगा मैं, आगे के जितने भी नियम हैं उनमें नहीं बोलने वाला हूँ कि कौन सा आएगा। आगे के भी उपनियम और नियम है, लेकिन वहाँ पर भी अगर ऐसा बनता है, ऐसा विकल्प आता है, तो हमेशा कौन सा सही करना आपको, उपनियम पहले करना और मुख्य नियम बाद में करना। बाद में का मतलब वहाँ तो एक ही करना है। आप सोचो कि 2 गोले करने पड़ेंगे, पहले ये कर दो फिर ये कर दो, ऐसा नहीं करना है। ये तो समझ में आ रही ना। लिखिए, एग्जाम्पल लिखो। दो तीन एग्जाम्पल में लिखवा रहा हूँ आपको ना। फर्स्ट नंबर पे लिखो, वही लिखवाता हूँ जो बार बार आता रहा है। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है। पानी पीने के लिए। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है पानी पीने के लिए। बाध्य नहीं किया जा सकता। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, बालक को विद्यालय भेजा जा सकता है। विद्यालय भेजा जा सकता है, सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। तीसरा एग्जाम्पल लिखो, राम ने मोहन से कहा, तुम्हें तो मेरे घर आना ही है। तुम्हें तो मेरे घर आना ही है। तुम्हें तो मेरे घर आना ही है। ठीक है। तो इस तरह के कोई भी सेंटेंस आएंगे, इट मीन्स तत्परता या रुचि का नियम है। और ऐसा अक्सर होता है, जैसे घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता, पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या सच में ऐसा होता ना? आप किसी फंक्शन में गए हों तो आपने देखा होगा, वहाँ बहुत सारे लोग जब बैठे रहते हैं तो कोई पानी पिलाने वाला आता है, तो क्या 100% लोग पानी पीते हैं? नहीं पीते ना। कोई पीता और कोई उसको इग्नोर कर देता है। इसका मतलब जिसकी रुचि होगी वो पिएगा, जिसकी रुचि नहीं है वो नहीं पिएगा। लेकिन पानी पिलाने जो आया है वो उसको मजबूर नहीं कर सकता कि मैं आया हूँ तो तेरे को पीना ही पड़ेगा। कहता है कोई कभी कि नहीं नहीं मैं आया हूँ, पीना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए? असंभव है ना। वो तत्परता और रुचि पर निर्भर होता। नेक्स्ट, अगला हमारा नियम है इसमें, अभ्यास का नियम। देखो, अभ्यास का नियम
क्या है, किसी अभ्यास का नियम कहते हैं। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो शुरुआत में वो कार्य हमारे लिए जटिल या कठिन होता है, लेकिन अगर हमें उस कार्य को करना ही है, उस कार्य को करना ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका अभ्यास करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको शिक्षक बनना ही है? हाथ खड़े करो। मुझे पता है एक के अलावा सबको बनना है, एक के अलावा सबको बनना है। मैं एक के अलावा इसलिए बोला, एक ने हाथ खड़ा नहीं किया, तो बाकी लोग शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको इस बात का पता है, शिक्षक बनने से आज तक के बीच में एक बड़ी दीवार है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक समस्या है, एक बाधा है। वो है परीक्षा का प्रश्न पत्र। जो प्रश्न पत्र आएगा, उस प्रश्न पत्र को आप जितना बेहतर तरीके से हल करेंगे, उतना ही आपके चयन का आधार मजबूत होगा। लेकिन उस पेपर को बेहतर तरीके से हल कब कर पाएंगे? जब आज की तारीख में हम उस पेपर को हल करने की तैयारी करेंगे। हम में से बहुत से लोग घर से निकलकर आ जाते हैं कि हमें शिक्षक बनना है, तैयारी करनी है, नियमित रूप से पढ़ने भी आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद या कहीं भी जाने के बाद या पढ़ने की शुरुआत करने के बाद भी एक अलग आनंद की अनुभूति में रहते हैं, एक वास्तविक आनंद की ओर या सफलता की दिशा की ओर अपने कदम नहीं बढ़ा पाते। ऐसे लोगों के लिए मेरी सलाह है कि वो वर्तमान समय में जितने ज़्यादा प्रैक्टिस से जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा अभ्यास से जुड़ेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उनकी नींव उतनी ज़्यादा मजबूत होगी और उतने ही ज़्यादा वो सफलता के नज़दीक पहुँचेंगे। वरना ये मान के चलिए कि परीक्षा के अंदर वो जो पेपर आएगा ना, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु होगा, और यदि आपने उसकी पूर्व तैयारी कर ली तो वो आपका सबसे बड़ा मित्र भी होगा। क्योंकि आपकी सफलता और असफलता किस पर निर्भर है? उस पेपर में पूछे गए प्रश्न और उनके जवाब जो आप देंगे उन पर निर्भर है। थोड़ा सा हमें चीज़ों को समझना। हमें दो तरह के आनंद होते हैं, एक पढ़ाई का आनंद, दूसरा पढ़ाई से इतर आनंद। पढ़ाई एक तरफ है, बाकी दूसरी तरह की मौज मस्ती में हमारा समय गुजर रहा है। अभी अगर आपने दूसरी तरह की मौज मस्ती में अपना समय गुजारा तो ये मान के चलिए परीक्षा आपके लिए क्या बन जाएगी? शत्रु बन जाएगी। एक बार की घटना बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से समझना। ये उस ज़माने की बात है जब गांव-गांव में दुकानें नहीं होती। दुकान तो समझते हो आप, जहाँ सामान सब मिलते हैं, नहीं होती थी। अच्छा, बहुत दूर का ज़माना नहीं है। मुझे खुद को याद है जब मैं 5 साल 10 साल का रहा होगा, 1980 के आसपास की बात समझ लीजिए। तब मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ प्रॉपर, उस गांव में भी कोई दुकान नहीं थी। हम जानते भी नहीं थे कि दुकान क्या होती है, क्योंकि उस समय लोगों की आवश्यकताएं आज की तरह नहीं होती थी। नॉर्मली कुछ चीज़ों की ज़रूरतें होती थी तो लोग जब शहर में जाते थे ले आते थे, गांव में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती थी। और गांव के अंदर जब भी कोई पर्व त्यौहार आदि होते थे तो शहर के जो व्यापारी होते थे वो सामान बेचने के लिए गांव में आते थे, अस्थायी दुकानें लगाते थे। जैसे होली दिवाली कोई फंक्शन त्यौहार है तो गांव में 2-3 दिन के लिए दुकानें लग जाती थी, जहां पूरे गांव के लोग सामान लेते थे। अपने बुजुर्गों को, पीछे वाले लोगों को पूछेंगे तो बताएंगे ऐसा होता था। उसको उस ज़माने में बोलते थे बणजी करना। क्या बोलते थे?
एक शब्द होता है बणजी, जिसका मतलब होता है कि सेठ लोग जो होते थे गांव के अंदर व्यापार करने जाते थे, टेम्परेरी हाट बाजार लगता है ना, हाट बाजार तो समझते हो, इस तरह से। तो एक सेठ जी जो थे, कस्बे में रहते थे, वो नियमित रूप से एक एक गांव में जाते थे। उन्होंने तय कर रखा था मैं आज इस गांव में जाऊंगा, कल उसमें, परसों उसमें। तो वहाँ से वो अपने घर से एक दिन निकले, सामान लेकर के, सामान की पोटली सिर पे रखी और वो बेचने के लिए जा रहे हैं। वो बेचने के लिए जा रहे तो सबसे पहले वो अपने घर से निकल के पूर्व दिशा की ओर जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि उस पूर्व दिशा में एक किसान ने अपने खेत में सूड़ किया था। सूड़ समझते हो? ये परीक्षा में भी आया हुआ प्रश्न है, ग्रेड 3 में पूछा हुआ प्रश्न, आपको भी पूछा जा सकता है। सूड़ का मतलब होता है किसान लोग गर्मियों के बाद वापस फसल बोने के लिए जब खेतों को तैयार करते हैं ना, तो गर्मियों में हवाएं चलती है, आंधी तूफान आते हैं, तो खेतों में कांटे और कचरा इकट्ठा हो जाता है। उसको किसान इकट्ठा करके जला देता है और फिर वापस से अपने खेत को तैयार करता है, तो उसको बोलते हैं सूड़ करना। तो उसने सूड़ किया और उस कचरे को, कांटे आदि जो थे, उनको जला करके चला गया। वो तो घर चला गया और रात में आसपास के खेतों में भी आग लग गई। जहाँ पर इस तरह का कचरा था या कांटे थे, उनमें आग लग गई और कई खेतों में आग फैल गई। अब सेठ जी के दिमाग में आया कि मैं अगर इधर जाऊंगा तो किस में जल जाऊंगा? आग में। अब उन्होंने सोचा आज मैं दूसरी दिशा के गांव में चलता हूं। उन्होंने अपने आप को दक्षिणी दिशा की तरफ घुमा लिया कि चलो आज दक्षिण में चलते हैं। दक्षिणी दिशा के अंदर जब वो जाने लगे तो वहाँ थोड़े जंगल पड़ते थे, और पुराने ज़माने में, क्या आज भी जंगलों के अंदर तो जंगली जानवर दिख जाते हैं, पुराने ज़माने में तो बहुत होते थे। सेठ जी कुछ ही दूरी पे गए थे कि सामने उनको एक शेर दिख गया। क्या दिख गया जंगल में? अब बताओ, शेर की तरफ जाएंगे क्या? वो नहीं जाएंगे ना। अब सेठ जी के सामने दिक्कत आ गई, एक तरफ तो आग लग रही है, एक तरफ क्या है? शेर है। अब सेठ जी ने सोचा अब तो एकदम वापस पीछे की तरफ चलना पड़ेगा। अब उनके पास में कौन सी दिशा बची? उत्तर दिशा, क्योंकि इधर जाएंगे तो पश्चिम में तो उनका गांव आ जाएगा। अब सेठ जी जो है उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे नहीं जा रहे, वो दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि वैसे भी लेट हो रहे थे। दूसरा कारण ये कि कहीं धीरे चलेंगे तो इधर की आग आ जाएगी, चलती चलती तो दिक्कत हो जाएगी, पीछे से शेर आ जाएगा। ऐसी दौड़ती स्थिति में सेठ जी का ध्यान कभी आगे होता, कभी पीछे होता, और कभी कभी उनका अपने बाईं ओर भी होता, क्योंकि जब सेठ जी उत्तर में जा रहे थे तो बाईं ओर उनका गांव था, और उनको डर था कि कहीं शेरनी छत पे चढ़ के देख नहीं ले कि अभी तक तो इधर उधर ही डोल रहे हैं, कामकाज करके कब लौटेंगे। शेरनी समझ रहे हो ना? हाँ। तो तीन तरह के डर सेठ जी के दिमाग में घुसे हुए हैं। सेठ जी दौड़े हुए जा रहे हैं। अभी अभी मैंने आपको बोला कि किसानों का सूड़ करने का टाइम आ गया था, मतलब हल्की फुल्की बारिश होने लग गई थी, किसान खेती बाड़ी के लिए तैयारी कर रहे थे। तो आपको पता है जब हल्की फुल्की बारिश शुरू हो जाती है उस समय जो पगडंडियाँ होती है, पगडंडी समझते हो ना, छोटे रास्ते, उनके ऊपर घास फूस उगने लग जाती है, बेलें उगने लग जाती है। तो ऐसी पगडंडी से सेठ जी दौड़ रहे थे और वहाँ पर घास फूस और बेलें उगी हुई थी, और वो बेलें इस तरह से उगी हुई थी कि वहाँ पगडंडी के बगल में एक पुराना कुआं था। कुआं समझते हो? कुछ कुएं होते हैं जिनके चारों तरफ मुंडेर बनी होती है, और कुछ पुराने से कुएं भी होते हैं जो खंडर होते हैं, मुंडेर टूट जाती है। तो ऐसा ही कोई खंडर कुआं था पगडंडी के पास में, जिसकी मुंडेर टूटी हुई थी और उसके ऊपर बेलें छाई हुई थी। सेठ जी का ध्यान था नहीं, क्योंकि सेठ जी तीन तरफ से घबराए हुए थे। और वो दौड़ते जा रहे थे, दौड़ते जा रहे थे। अचानक से उनका पैर उस कुएं के यहाँ पर मुंडेर के पास फिसला और सेठ जी किस में गिर गए? कुएं में गिर गए। जो ही वो कुएं के अंदर गिरे तो उनके सिर के ऊपर सामान की पोटली थी, वो तो नीचे चली गई, लेकिन सेठ जी ने वो जो बैलें लटकी हुई थी ना, उन बैलों को पकड़ लिया। बैलें समझते हो ना, लताएं, उनको पकड़ करके वो लटक गए। अब लटकने तक तो ठीक था, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि यार पता नहीं ये कितना गहरा है, मैं एक बार देख तो लूँ, अगर गिर जाऊंगा तो मरूंगा कि बचूंगा, इसमें पानी वानी है कि नहीं है। तो कुआं क्या सूखा हुआ था, उसमें पानी वानी नहीं था। लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ ये हुई कि सेठ जी जब
कुएं के अंदर गिर रहे थे हड़बड़ाहट में, उसी समय उस कुएं की मुंडेर पे एक काला सांप था, वो घूम रहा था, और वो हड़बड़ाहट में किस में जा गिरा? कुएं में। और वो अपनी फन को ऊपर करके इंतजार कर रहा था कि बेटे आ नीचे, मैं बैठा हूं, मेरे को तूने गिराया तो मैं तेरे को भी अब देखता हूं। अब सेठ जी का दिमाग चकरा गया, चकराएगा ना, कि ऐसे तो मैं पता नहीं गिरने के बाद मरता कि नहीं मरता, पर अब तो मरना तय है, क्योंकि नीचे क्या है? काला सांप है। अब सेठ जी उधेड़ बुन में थे कि अब आवाज भी लगाएं तो इस जंगल में कौन आएगा, लेकिन लटके रहे कि जब तक लटका रहूंगा तब तक तो जिंदा रहूंगा। एक और घटना के साथ घटना ये घटित हुई कि वो जो मुंडेर वाला कुआं था, बिना मुंडेर वाला, उसके पास में एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर मधुमक्खी का छाता लगा हुआ था, और जब लताओं के साथ में सेठ जी लटके हुए थे तो कुछ लताएं उस छाते में से रगड़ के आ गई, जिसकी वजह से उस छाते में से शहद टपकने लग गया, और शहद की बूंदें ठीक सेठ जी के पास से ही गुजर रही थी। सेठ जी ने सोचा रे मरना तो तय है, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक शहद तो गटक लेता हूं। और जो ही ऊपर से बूंद आती, सेठ जी अपना मुंह फाड़ लेते और वो शहद की बूंद किसमें आ जाती? सेठ जी उसका आनंद ले रहे थे। अब सेठ जी सोच रहे थे कुछ भी हो, कम से कम शहद का तो आनंद आ रहा है। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? इसके साथ में जो बड़ी घटना घटित हुई वो क्या थी? सेठ जी तो शहद का आनंद ले ही रहे थे, नीचे काला सांप उनका इंतजार कर ही रहा था। उसी समय करणी माता से दो चूहे आ गए, एक काला और एक सफेद। एक मुंडेर के इधर था, दूसरा उधर था, दोनों बातें कर रहे। बोले दोनों को मिलना है, मिले कैसे? बीच में लताएं हैं। तो उसने कहा चिंता मत कर, उधर से तू काट, इधर से मैं काटता हूं। दोनों चूहों ने काटना शुरू कर दिया। अब दोनों काटेंगे तो बताओ लताएं कटेगी नहीं कटेगी? चूहा तो कुछ भी काट देता। ऐसा समय आया कि लताएं कट गई। सेठ जी कहां चले गए? आप देखिए, ध्यान से समझना, ये कोई छोटी मोटी स्टोरी नहीं है। ये 98 में मेरे द्वारा बनाई गई स्टोरी है, जो पहली बार मैंने 98 में सुनाया था इसको। ये साइकोलॉजिकल स्टोरी है। एक स्टूडेंट होता ना, एक प्रतियोगी, वो ऐसे ही करता है। ये सेठ जी कोई और नहीं थे, एक प्रतियोगी था जो अपने घर से निकला तैयारी करने के लिए, घर वालों को ये बोल के कि मैं शिक्षक बन के आऊंगा। जब वो एक रास्ते में जाने लगा तो किसी ने कहा इधर कोचिंग अच्छे नहीं है, दूसरे में जाने लगा तो इधर वाले लूटते हैं। अब डोल करके तीसरी तरफ जाने लगा तो वो सोच रहा घर वाले कहीं देख नहीं ले, इतने दिन हो गए घर से आए हुए, अभी तक तो इसने पढ़ाई शुरू नहीं की। तो हड़बड़ाहट में वो कहीं भी जाकर के किसी भी कोचिंग में प्रवेश ले लेता है, या किसी भी संस्था में जाकर पढ़ना शुरू कर देता है, वो चाहे बिना मुंडेर का कुआं ही क्यों ना हो। अब वहां जाकर के वो प्रवेश ले लेता है, या फिर किसी शहर में जाकर रहने लग जाता है। तो वो कुआं क्या है? कोई कोचिंग संस्थान या कोई शहर है जहां जाकर वो स्टूडेंट लटक गया। किससे लटक गया? लताओं से। लताएं क्या हैं? वो परीक्षा के दिन, जिन दिनों के बाद परीक्षा होनी है। जैसे अभी आप लोगों के सामने लगभग 1 साल का समय है, 1 साल के दिन और रात हैं जिनसे आप लटके हुए हैं। आपके दिमाग में 1 साल बाद परीक्षा होगी। अभी आप लोग घर से आए यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो यहाँ आ तो गए, लेकिन अब घर वाले पूछते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई कैसी कर रहे हो नहीं कर रहे हो? तो हर कोई कहता बढ़िया चल रही है, बढ़िया कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये कह दोगे ना अच्छा नहीं पढ़ रहे, तो घर वाले कह देंगे वापस घर आ जा। तो ये तो कह रहे हैं ना, इसका मतलब हम घर वालों के पैसों का वो शहद गटक रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, आराम कर रहे हैं मस्ती से। घर वाले खेत के अंदर धूप में तप रहे हैं, आप यहाँ आराम कर रहे हैं, तो वो क्या अपने आप में वो शहद गटकना है। लेकिन हम शहद गटकने के चक्कर में इस बात की तैयारी नहीं कर रहे कि परीक्षा हॉल में जब आप जाओगे ना, तब आपको सांप मिलने वाला है। कौन सा? प्रश्न पत्र। वो प्रश्न पत्र काला सांप है। अगर आप उन लताओं से लटकते समय प्रॉपर तैयारी करते हैं, यूं मान के चलिए सेठ जी शहद गटकने में नहीं रहते और ये सोचते कि यार मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हूं तो सांप से बच जाऊंगा, तो निकल सकते थे ना? नहीं निकल सकते थे क्या?
रस्सी से भी तो लोग निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं की। उन्होंने सोचा कि मुझे तो शायद गटकना है, होगा जो देखा जाएगा। अगर वो ये सोचती कि मैं कुएं में गिर जाऊं तो मैं ये देखता हूं कहाँ कुएं में पत्थर हैं जिनको पकड़ के बाहर निकल जाऊं, या जैसे तैसे कुएं की मुंडेर के सहारे से बाहर निकल जाऊं, ये सोचते तो शायद बच सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। और फाइनली सफ़ेद और काले चूहे क्या हैं? दिन और रात हैं। एक दिन और एक रात निकलने का मतलब हमारी परीक्षा का एक दिन और रात 24 घंटे कम हो गए। आपको तो ऐसा लग रहा है कि अभी साल भर बाद में कुछ होगा, अभी आचार संहिता के बाद वैकेंसी आएगी, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि हर दिन आपकी 24 घंटे निकल रहे हैं, वो ज़िंदगी में दोबारा नहीं आने वाले। अगर इन 24 घंटों का उपयोग करेंगे तो वो जो काला नाग या सांप के रूप में पेपर की हम बात कर रहे हैं, उसका आप मुकाबला कर पाएंगे। और यदि आपने अभी इन 24 घंटों को महत्व नहीं दिया ना, तो ये 24 घंटे तो निकलते जाएंगे, पता ही नहीं चलता ज़िंदगी का। मुझे आज भी याद है, मतलब मैं बहुत कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि समय कितना तेज़ी से निकलता है। मुझे आज याद है कि कुछ दिनों पहले मैं एक स्कूल के अंदर हाफ पैंट पहन के पढ़ने जाता था। उस ज़माने के अंदर फुल पैंट नहीं होते थे, कुछ लोग ही पहनते थे, समझ लो, हाफ पैंट जानते हो। और अभी अभी मुझे याद है कि मैं बैग लटका के जाता था, और कई बार तो बैग भी नहीं होता था गांव में, ऐसे ही सीमेंट के कट्टों के अंदर किताबें रख के ले जाया करते थे। वो मुझे आज भी याद है। और जब मैं सोचता हूँ तो पता चलता है कि न मालूम कैसे समय गुजरा, और आने वाले 1 जून को मेरी ज़िंदगी के 50 साल पूरे हो जाएंगे, जो आपको लगता भी नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये समय कैसे निकलता पता ही नहीं चलता है, लोग कहाँ छूट जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इसलिए एक एक पल के महत्व को समझिए, एक एक सेकंड के महत्व को समझिए, और क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट बनेंगे। तो हमारा जो नियम चल रहा था, जिसको लेकर हम बात कर रहे थे, मेरी इस स्टोरी का अर्थ समझ में आया तुम्हें कुछ? मैंने ये स्टोरी इसलिए नहीं सुनाई है कि मुझे टाइम पास करना था, मैंने इसलिए सुनाई है कि स्टोरी अभी आप समझ जाओगे ना तो ज़िंदगी में सफल हो जाओगे। एक एक पल तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, वरना वही हश्र होने वाला जो किसका हुआ था। जितनी स्पीड से नीचे नहीं गए उतनी स्पीड से कहाँ पहुँच जाएंगे? ऊपर पहुँच जाएंगे। तो ध्यान रखना, अपने को एक एक पल के ऊपर गौर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभ्यास का नियम कहता है दोस्तों, हमें कुछ नहीं आता। आप ये सोचें कि मुझे तो आता ही नहीं, मैं कैसे सेकंड ग्रेड बनूंगा, कैसे फर्स्ट ग्रेड बनूंगा, कैसे थर्ड ग्रेड बनूंगा, सबके माइंड में ये रह सकता है ना। लेकिन आपको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। एक दिन ऐसा था जब मुझे भी साइकोलॉजी का पी भी नहीं आता था। क्या नहीं आता था? पी क्यों बोल रहा हूं? साइकोलॉजी की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? पी से शुरू होती है, वो भी नहीं आता था। ये सब किससे आया? अभ्यास से। इसका मतलब अभ्यास में वो पावर है, वो दम है, वो ताकत है जो आपको क्या बनाएगा? सफल बनाएगा। चिंता नहीं करनी है तुमको, मुझे नहीं आता, तुम सब कुछ कर सकते हो, बशर्ते तुम क्या करो? प्रैक्टिस करो। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस करना। आपने ये तो सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस एक व्यक्ति को क्या बनाती है? परफेक्ट बनाती है। इसलिए हमें परफेक्ट बनना है, हमें अभ्यास करना है। थॉर्नडाइक का ये नियम कहता है कि शुरुआत में कोई भी कार्य व्यवहार कोई भी व्यक्ति सीखता तो उसके लिए कठिन होता है, मुश्किल होता है, लेकिन जब वो उसका बार बार अभ्यास करता है तो वो उसके लिए क्या हो जाता है? सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। और आसानी से वो क्या कर लेता है? आसानी के साथ में वो अपने कार्य में सफल हो जाता है, आसानी के साथ में अपने कार्य को वो सीख लेता है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत से शिल पर पड़त निशान। कई बार हम बात कर चुके हैं, अभ्यास कुछ भी करने के लिए या कुछ भी करवाने के लिए, कुछ भी सिखाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? अभ्यास करने की ज़रूरत है। सेकंड नंबर पर अभ्यास जो होता है दोस्तों, इसके लिए भी थॉर्नडाइक कहते हैं कि
हम हर चीज़ का अभ्यास नहीं करते। ऐसा नहीं कि कोई भी काम होगा उसका अभ्यास कर लेंगे, असंभव है। कुछ ही व्यवहार होते हैं जिनका हम अभ्यास करते हैं, कुछ ही कार्य होते हैं जिनका हम अभ्यास करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो कार्य हमारे लिए उपयोग का होगा तो हम अभ्यास करेंगे, हमारे उपयोग का नहीं होगा तो नहीं करेंगे। मैंने हमारी या मेरी शिक्षा प्राप्ति में बायोलॉजी पढ़ा, विज्ञान का विद्यार्थी रहा, लेकिन आज मुझे बायोलॉजी का भी अच्छे से नहीं आता है। वाई नॉट? क्योंकि वो मेरे काम में नहीं आता तो मैंने उसका अभ्यास नहीं किया। लेकिन मुझे साइकोलॉजी का वाई भी आता है, क्योंकि मैं ये काम का होने से इसका क्या करता रहा, अभ्यास करता रहा। आप में से कुछ लोग हिंदी के टीचर बनेंगे, कुछ अंग्रेजी के बनेंगे, कुछ सामाजिक विज्ञान के बनेंगे, कुछ जो है विज्ञान के बनेंगे, गणित के बनेंगे ना। अब आप देखिए, आप जिस विषय के टीचर बनेंगे उस विषय में भले आज कमजोर होंगे, लेकिन जब आप टीचर बनकर रोजाना उस सब्जेक्ट को पढ़ाओगे तो वो दिन दूर नहीं जब उस विषय में आप पारंगत हो जाओगे। जो चीज़ें आज आपको नहीं आ रही है वो उस समय बहुत ज़बरदस्त तरीके से आने वाली है, क्योंकि वो आपके काम आएगा, आपके उपयोग का होगा। इसलिए आप उसका रोज रोज क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका साइकोलॉजी बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब वो टीचर बनकर स्कूल में पढ़ाने लग जाएंगे तो ये सब्जेक्ट व्यवहार के तौर पर काम आएगा, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर काम नहीं आएगा तो आप धीरे धीरे भूल जाएंगे। आज आपको अच्छे से याद है कि थॉर्नडाइक कौन थे, कहाँ के थे और क्या इन्होंने किया था, लेकिन 10 साल बाद आप भूल भी सकते हैं, क्योंकि इसका क्या आप नहीं करेंगे आप। तो इसका मतलब, इसका उपनियम क्या है, उपयोग अनुपयोग का नियम। उपयोग अनुपयोग का नियम, जिसमें कहा गया है कि जिसका हमें उपयोग में लाना होता है उसका हम बार बार अभ्यास करते हैं, जिसको हमें उपयोग में नहीं लाना होता उसका अभ्यास हम नहीं करते हैं। तो ये इसका उपनियम है। अब बात आती है कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे पूछे जाएंगे, इसके उदाहरण कैसे पूछे जाएंगे। आपको इसमें प्रश्न आएंगे तो कैसे आएंगे, इसमें प्रश्न आएंगे तो उसमें आपको पहचान का मैं एक तरीका बता रहा हूँ, बस सिंगल तरीका ध्यान रखना है। जब भी कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए जिसमें पहले अच्छा और बाद में कमजोर बता दें, पहले अच्छा और बाद में कमजोर बता दें, तो इसका मतलब वहां पर कौन सा नियम लागू हो रहा है, अभ्यास का नियम लागू हो रहा है। जैसे प्रश्न आया हुआ है, मोहन अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आता था। मोहन अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आता था, इस बार खेलों पर ध्यान होने से वह पिछड़ गया। पहले फर्स्ट आता था क्लास में, लेकिन अब पीछे हो गया। क्यों हो गया पीछे, उसका ध्यान किधर चला गया। इसका मतलब उसने पढ़ाई का क्या नहीं किया, अभ्यास नहीं किया। राम की टीम सदैव विजेता रहती थी, राम की टीम सदैव विजेता रहती थी, लेकिन इस बार राम के बीमार होने से टीम को हारना पड़ा। क्यों हार गई राम की टीम, राम बीमार होने से क्या नहीं कर पाया, अभ्यास नहीं कर पाया। क्योंकि कोई भी गेम होता है उससे पहले खिलाड़ी लोग क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर वो खेलने जाते हैं। तो प्रैक्टिस नहीं हुई तो इसका मतलब वो पिछड़ गया। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आ जाए जिसमें पहले अच्छा और बाद में कमजोर बताया जाए, इट मीन्स वहां पर कौन सा नियम लागू होगा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम लागू होगा। लिखिए, इस नियम के अनुसार माना गया है कि, इस नियम के अनुसार माना गया है कि माना गया है कि इस नियम के अनुसार माना गया है कि जब नियम के अनुसार माना गया है कि जब
एक व्यक्ति या प्राणी किसी कार्य को प्रारंभ करता है, व्यक्ति या प्राणी किसी कार्य को प्रारंभ करता है तो वह उसके लिए कठिन होता है, लेकिन जब वह उसे बार बार करता रहता है या उसका अभ्यास कर लेता है तो उसके लिए सरल हो जाता है। उसके लिए सरल हो जाता है। जैसा कि कहा जाता है, करत करत अभ्यास के इसके बाद में डैश 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 लगा लो और लास्ट में लिख लो। क्या लिखोगे? अरे पूरा अभी बोला ना मैंने, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्त्री आवत जावत से शिल पर पड़त निशान। तो लास्ट में लिख लो निशान। ठीक है, स्टेप बदल कर लिखो। अर्थात अभ्यास में वह क्षमता होती है कि व्यक्ति किसी भी व्यवहार को सीख सकता है, स्टेप बदल कर लिखो। थॉर्नडाइक का मानना है कि कोई भी प्राणी केवल उसी कार्य का अभ्यास कर पाता है जो उसके लिए उपयोग का होता है, इस आधार पर इसका उपनियम
उपयोग अनुपयोग का नियम है। उपयोग अनुपयोग का नियम है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल लिखो आप। मोहन की टीम सदैव विजेता रहती थी। मोहन की टीम सदैव विजेता रहती थी, परंतु इस बार मोहन के बीमार होने से टीम को हारना पड़ा। मोहन के बीमार होने से टीम को हारना पड़ा। हारना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल लिखो। राम सदैव अपनी कक्षा में प्रथम आता था। अपनी कक्षा में प्रथम आता था, लेकिन इस बार खेलों पर ध्यान होने से वह पिछड़ गया। नेक्स्ट है प्रभाव का नियम। इस प्रभाव के नियम को परिणाम का नियम भी कहा जा सकता है। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव का नियम क्या होता है, या लॉ ऑफ रिजल्ट क्या होता है? दरअसल हम लोग कोई भी काम करते हैं या हमारे द्वारा कोई भी काम किया जाता है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आता है, उसका जवाब जरूर आता है। और जब भी जवाब आता है या परिणाम आता है या रिजल्ट आता है तो एक जैसा नहीं होता। होता है क्या? हमारे द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम अलग अलग होते हैं। खास तरह से दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। या तो हमारे द्वारा किए गए कार्य के परिणाम पॉजिटिव आएंगे या फिर नेगेटिव आएंगे। यदि हमारे द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम पॉजिटिव आते हैं, क्या आते हैं? पॉजिटिव आते हैं, सकारात्मक आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें संतोष की प्राप्ति होती है। किसकी? संतोष की। और हम बार बार उस काम को करना चाहते हैं। और यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के परिणाम नेगेटिव आ जाते हैं, नकारात्मक आ जाते हैं, तो हमें असंतोष पैदा होता है। और जब असंतोष पैदा होता है तो हम बार बार उन कार्यों को नहीं करना चाहते। हम अपने जीवन में वही काम करना चाहते हैं जिस काम को करने में हमें क्या मिले? सुख मिले, संतोष मिले। उस काम को नहीं करना चाहते जिस काम को करने से दुख मिले। इसलिए इसको सुख दुख का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? सुख दुख का
नियम भी कहते हैं, क्योंकि जब परिणाम सुखद आते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, दुखद आते हैं तो हमें दुख की प्राप्ति होती है। आपको ऐसा पूछा जा सकता है परीक्षा में, अप्लाइड क्वेश्चन में, कि एक व्यक्ति किसी कार्य से सुखी या दुखी महसूस करता है तो यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? प्रभाव के नियम पर आधारित है, परिणाम के नियम पर आधारित है। ठीक है, अब इसमें अपने को दो बातें ध्यान में रखनी है। पहले नंबर पर, जीवन में हमारे द्वारा किए गए हर कार्य का रिजल्ट आता है, परिणाम आता है। हम खाना भी खाते हैं तो उसका परिणाम आता है। जो हम खाना खाते हैं उसके परिणाम दो आते हैं कि एक ही आता है? बताओ। हम भोजन करते हैं उसके परिणाम भी कितने आते हैं? दो आते हैं। कौन कौन से? बताओ। अभी आवाज आई थी ना, दो आते हैं। दो किसने बोला था मेरे अलावा? हाँ, क्या? तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या? खाना खाने का पॉजिटिव क्या, नेगेटिव क्या? देखिए, हम भोजन करते हैं उसके भी दो परिणाम आते हैं। किस तरह से आते हैं? अगर हमने भोजन किया, वो सुपाच्य भोजन है, तो हमारे शरीर को संतोष मिलता है। और यदि हमने ऐसा भोजन कर लिया जो सुपाच्य नहीं है, तो ऐसा भोजन करने से कई बार वोमिट हो सकती है, बीमार हो सकते हैं, अस्पताल पहुंच सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। होता है नहीं होता है? अपच हो जाती है। इट मीन्स जो हमारे द्वारा भोजन किया जाता है उसके भी कितने रिजल्ट्स आते हैं? दो। ये आ सकते हैं तो दो तरह के आ सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक वो जिस भोजन से हमें संतोष मिले, एक वो जिससे हमें असंतोष मिले। कुछ चीज़ें खाने के बाद हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ खाने के बाद हम ये भी कहते हैं कि अच्छा होता उसको नहीं खाते। कहते हैं नहीं कहते हैं? तो हर चीज़ के दो रिजल्ट आते हैं, एक संतोष देने वाला, एक असंतोष देने वाला। इसीलिए इसका उपनियम क्या है? संतोष असंतोष का नियम। अब बात आती है इसमें एग्जाम्पल कैसे आएंगे। इसमें एग्जाम्पल दो तरह के आते हैं। एक तो कोई भी कार्य व्यक्ति बार बार कर रहा है। अरे क्या हो रहा है अभी तुम्हारे? हाँ, बाहर उधर साइड वाले रूम में जाके बैठिए, यहाँ नहीं बैठना ऐसे ना। हाँ, तो फर्स्ट नंबर पर तो कोई क्रिया बार बार हो। जैसे ऐसा प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है कि एक प्रतियोगी बार बार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ही प्रयास करता है। किसी लिए करता है? शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रयास करता है। अब शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए वो प्रयास कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जब भी वो तैयारी करता है, शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जब भी वो तैयारी करता है तो क्या होता है? उसको उसके परिणाम अच्छे मिलते होंगे, कुछ चीज़ें उसको याद हो जाती होगी, कुछ चीज़ें उसको समझ में आ जाती होगी। तो ऐसी स्थिति में वो कोशिश करता है कि मैं शायद और इसमें पढ़ूंगा तो क्या हो जाऊंगा? सफल हो जाऊंगा। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति ने कोई एग्ज़ाम दिया और दोबारा सोचा ही नहीं उसके बारे में, नहीं नहीं मैं तो एग्ज़ाम दोबारा दूंगा ही नहीं, इसका मतलब उसके जो भी परिणाम आए वो बहुत अच्छे नहीं आए होंगे। तो किसी एक ही कार्य, क्रिया या व्यवहार को बार बार दोहराएं, रिपीटेशन बार बार हो, तो वहाँ पर प्रभाव का नियम लागू होता है। दूसरा, किसी एक ही व्यक्ति के साथ किसी व्यवहार को प्रकट किया जाए। जैसे प्रश्न आता है, एक छोटा बालक अपने पिता के साथ ही बाजार जाना पसंद करता है। एक छोटा बालक है जो बाजार जब भी जाएगा किसके साथ जाएगा? पिता के साथ जाएगा, माँ के साथ नहीं जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पिता जो भी वो मांगता होगा, उसकी डिमांड रहती होगी, दिला देता होगा, और माँ नहीं दिलाती होगी। तो बच्चा क्या चाहता है? उसकी डिमांड पूरी हो। जहाँ पूरी होगी वहीं जाएगा, जहाँ पूरी नहीं होगी वहाँ नहीं जाएगा। सेकेंड नंबर पर देखिए,
इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, छोटे बच्चे अपने दादा दादी के पास ही रहना पसंद करते हैं। छोटे बच्चे किसके पास रहना पसंद करते हैं? 99%। 1% अपवाद हो सकते हैं कहीं पर। तो कोई सोचे कि नहीं हमारे बच्चे दादा दादी के पास जाना नहीं चाहते, तो वहाँ पर या तो दादा दादी में गड़बड़ है या तुम्हारे अंदर गड़बड़ है। समझ में आ रही बात? बच्चों में तो हो नहीं सकती। बाकी 99% बच्चे कहाँ रहना पसंद करते हैं? क्यों? क्योंकि माता पिता बच्चों को छोटी छोटी बातों पे टोकते हैं। टॉफी नहीं खाएगा दांत खराब हो जाएंगे, ऐसे नहीं बोलेगा, छेड़खानी नहीं करेगा, करते हैं ना। पढ़ाई की बात को लेकर उसको डांटते रहेंगे। दादा दादी को कोई दिक्कत नहीं है, वो टॉफी खाए तो खूब खा, होता है ना। वो नहीं पढ़े तो मत पढ़, उनके सिर पे बैठ जाए तो कोई तकलीफ नहीं। माँ बच्चे को छोड़कर दादा दादी के पास जाती है और बोलती है कि यहाँ बैठ के पढ़ना और आप ध्यान रखना, ये पढ़ना चाहिए, मैं आऊँ तब तक। बच्चा कुछ नहीं पढ़ने वाला, ये तय है। जब माँ वापस आएगी तो बच्चे से पहले दादा दादी बोल जाएंगे, अरे भाई अब तो पढ़ ही रहा था, तो अभी खेलने लगा है, अब तक तो क्या कर रहा था, भले उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। होता है ना। इसीलिए छोटे बच्चे दादा दादी के पास क्या महसूस करते हैं? संतोष। वहाँ रहना पसंद करते हैं। तो वहाँ पर बच्चे उनके पास क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उनके प्रभाव के रूप में संतोष की प्राप्ति उनको हो रही है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं, तो वहाँ उत्तर क्या होगा? प्रभाव का नियम या फिर संतोष असंतोष का नियम। लिखिए, जब कोई व्यक्ति या प्राणी किसी कार्य को करता है जब कोई प्राणी या व्यक्ति किसी कार्य को करता है, किसी कार्य को करता है, तो किसी कार्य को करता है तो उस कार्य के परिणाम जरूर आते हैं। और परिणाम दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। सकारात्मक या नकारात्मक। सकारात्मक परिणाम व्यक्ति को संतोष या सुख प्रदान करते हैं। संतोष या सुख प्रदान करते हैं। सुख प्रदान करते हैं, जबकि नकारात्मक परिणाम असंतोष या दुख देते हैं। असंतोष या दुख देते हैं। इसलिए इसका उपनियम संतोष असंतोष का नियम। संतोष असंतोष का नियम संतोष असंतोष का नियम ऑब्लिक सुख दुख का नियम
ऑब्लिक सुख दुख का नियम कहलाता है, यानी लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। एक प्रतियोगी बार बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में ही भाग्य आजमाता है। दूसरा, एक छोटा बालक अपने दादा दादी के पास ही रहना पसंद करता है। एक छोटा बालक अपने दादा दादी के पास ही रहना पसंद करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम। आज की इस क्लास में हमने बहुत ही ढंग से इस बात को समझने का प्रयास किया कि थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम क्या हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों को लेकर के। धन्यवाद।